हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 6th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11th के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि लुईस अप्रोच, लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है, देन वीएसपीआर थ्योरी एंड ऑल। काफी सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, तो उनसे कुछ यहाँ पर हम लिमिटेशंस देखेंगे। जैसे कि लुईस अप्रोच में, तो लुईस अप्रोच फेल हुई थी ये बताने में कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। उन्होंने कोई रीजन भी नहीं बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पीज वगैरह क्या होती है, बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होता है। तो इन्हीं सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, एंड बॉन्ड एंथैल्पीज वगैरह क्या होती है। तो इन सारे टर्म्स को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट हम अभी क्लियर कराएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। So question here, the potential energy Y curve for H2 formation as a function of internuclear distance x of the H2 atoms is shown below. The bond energy of H2s. तो देखिए इस फिगर में या फिर इस ग्राफ में आप कह सकते हो, यहाँ पर हमें दिया गया कि किस तरीके से H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमें H2 जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उनका कुछ हमें कितने डिस्टेंस पर इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी किस तरीके से रिलीज हो रही है, ये सारी चीजें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह यहाँ पर हमें इस कर्व में दिया गया है सारा इन्फॉर्मेशन। और इस फिगर को देखते हुए हमें बताना है कि बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी H2 मॉलिक्यूल की। अब देखिए ये सारी चीजें समझने के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे लेक्चर्स में देखा था लुईस अप्रोच। तो लुईस अप्रोच जब हमने देखा था, तो लुईस अप्रोच ये नहीं बता रही थी कि किस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये कैसा होता है, उसका कोई रीजन नहीं था। नेक्स्ट, ये जो डिफरेंसेस हैं इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज और जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल में अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो 74 पिकोमीटर है। तो ये किस बेसिस पर आया, इसका क्या रीजन है कि H2 मॉलिक्यूल में इनका बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है। उसी के साथ साथ जैसे हमने वीएसपीआर थ्योरी देखा था, जो कि सिंपल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता रही थी और कुछ लिमिटेड ही इसके एप्लीकेशन थे। तो इन सारे लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजों को ये बताती है। तो उसी के लिए जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे मॉलिक्यूल में, सारे मॉलिक्यूल में जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो है H2 मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन एटम का। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि कैसे दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये किस तरीके से कंबाइन होते हैं, तो सबसे पहले देखिए इस ग्राफ को हम देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इन्होंने बताया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, किस तरीके से जो दो एटम हैं एक दूसरे से मिलते हैं, कंबाइन किस तरीके से होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस पे इन्होंने बताया है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके बीच। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हो रहे हैं, एंड बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ वगैरह, तो किस तरीके से ये होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ को देखना है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जो कि x होता है, और यहाँ पर y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए दो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से काफी दूर है, काफी दूर यानी कि एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर कुछ उनका डिस्टेंस है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, यानी कि इनका डिस्टेंस यहाँ पर 0 है। यहाँ पर जो डिस्टेंस एनर्जी होगी वो 0 होगी इस केस में। यहाँ पर जो डिस्टेंस है काफी दूर होने पर इनके बीच में कोई भी एनर्जी नहीं होगी। ऑब्वियसली जब कोई एटम एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, इनफिनाइट डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच में कोई एनर्जी ही नहीं होगी, तो एनर्जी इस केस में 0 होगी। अब जैसे जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम पास में आते जा रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, ये एनर्जी जो है ये कम हो रही है। कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, और सबसे कम जो है इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, सबसे कम इस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर सबसे कम होगी।
कब सबसे कम हो रही है? जब ये दोनों एटम जो है एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। तो जब दोनों एटम एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और एनर्जी इनकी सबसे कम होगी, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी इसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। दो एटम जब मिल रहे हैं और जो उनकी एनर्जी होगी उस केस में वो होगी बॉन्ड, सबसे कम एनर्जी होगी तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इनका ये होगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ। आई होप ये क्लियर हो गया। तो देखिए क्या होता है, बहुत दूर पर कोई दो एटम है, उनके बीच एनर्जी जीरो होती है। जैसे जैसे ये पास आते जाते हैं एनर्जी और कम होते जाती है इनके बीच में, और एक पॉइंट पर आकर एनर्जी जब ये मिल जाते हैं तो एनर्जी बहुत कम होती है। तो इस केस में ये जो एनर्जी है इसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर, तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यही होता है हाइड्रोजन के केस में। अब देखिए इस केस में, इस डायग्राम में आपको देखना है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? ये डिस्टेंस, ठीक है, ये सबसे कम कब हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या देखना है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एनर्जी है हमारी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेनली ये आप कैलकुलेट करोगे, सबसे कम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि B-, एक तरीके से हमें बताएंगे कि बॉन्ड की एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम हो रही है बॉन्ड एनर्जी। किससे कहते हैं? जब आपके जब भी दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर जो लोअर साइड में जो है, यहाँ पर आपकी एनर्जी है जो सबसे कम हो रही है, ये आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो यहाँ इस केस में आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो B-A होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the following diagram shows the potential energy of two atoms as a function of internuclear distance. Which bond is the strongest? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें बताना है कि बॉन्ड जो है, दो बॉन्ड्स दिए गए हैं। बॉन्ड एक है, यहाँ पर देखिए बॉन्ड है WX और है बॉन्ड YZ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एटम से ABC, कुछ एटम से। अब हमें इन्हें बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो देखा था कि जैसे जैसे एटम दूर होते हैं एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एनर्जी जीरो होती है, जैसे जैसे करीब आते हैं एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे जो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट होगा ये होगा, ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एनर्जी सबसे कम, सबसे लोएस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एनर्जी बढ़ने लग रही है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जो होता है ये होता है हमारा एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, और यानी कि कितनी एनर्जी पर वो एटम कंबाइन हो रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ से यहाँ, सबसे यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, अब और ये जो डिस्टेंस होता है ये बताता है हमारा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए जब कोई दो एटम मिलते हैं और मिलने के बाद इनकी जो एनर्जी होती है उस केस में हम कहते हैं एनर्जी बॉन्ड उसे। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होगा इस केस में, वो कौन, जिसकी एनर्जी कम होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग। जैसे देखिए जितनी एनर्जी कम उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये रिलेशन याद रखिए। अपोजिट होगा, जितनी एनर्जी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड होगा। तो इन दोनों केस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम भी एटम के लिए देखिए, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर जो ब्लू लाइन में जो हमारे ग्राफ में कर्व दिया गया है, इस ग्राफ में इसकी कम एनर्जी होगी, यानी बॉन्ड, क्योंकि देखिए बॉन्ड लेंथ इसका कम है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। इसका ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड जो है ये वीक होगा, लेकिन जिसकी एनर्जी कम है उसका बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है YZ, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है ये YZ बॉन्ड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, YZ। नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमें जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बताती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप होते हैं, इसे एक्सप्लेन करती है इस फेनोमेना को। तो देखिए जैसे हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है।
क्वांटम थ्योरी क्या है, जैसे कि हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे हमने देखा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करता है। तो एक तरीके से यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, ये कहाँ होता है एक तरीके से ऑर्बिटल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह ऑर्बिटल होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे थे तभी भी बताया, इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह ऑर्बिटल्स होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, चांसेस क्या होंगे, ये हमें वेव फंक्शन बताता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है जब दो एटम कंबाइन होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई दो एटम है, ये एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, तो इनके वैलेंस शेल जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए वैलेंस शेल में सब शेल होते हैं और सब शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल, और यही ऑर्बिटल ओवरलैप जब होते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल देखने मिलता है। ठीक है, तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर जब एटम कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और मॉलिक्यूल एक रेडी हो जाता है, आपको मॉलिक्यूल देखने मिलता है। तो इसी तरीके से ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है। अब देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय लंडन एंड हाइटर, वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड अदर्स। तो देखिए its chemical bonding theory explain the overlapping of atomic orbital in order to form chemical bond between the atom। देखिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो क्यों ओवरलैप होते हैं, ताकि वो एक बॉन्ड बना सके, केमिकल बॉन्ड बना सके बिटवीन टू एटम्स, और जिसके वजह से एक मॉलिक्यूल मिल सके। ठीक है, तो यही जो ये कॉन्सेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। The strength of covalent dash extent of overlapping of orbitals। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ एंड आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हमें एक दूसरे से इन टर्म्स का रिलेशन पूछा गया कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, इस तरीके से हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी दो एटम जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी जब भी दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हो तो किस तरीके से होता है, ये एक एटम दूसरे एटम में एक तरीके से इंटर हो जाता है, और जिसे ये देखिए ये जब इंटर होता है, इंटर पेनिट्रेट करते एक दूसरे के अंदर, यानी पार्शियली पेनिट्रेट हो जाते, पूरी तरीके से नहीं इंटर कर पाते लेकिन कुछ हद तक ये इंटर हो जाते हैं। तो ये जो होता है, जो आपका ये इस तरीके से एक दूसरे के अंदर यहाँ पर दो एटम जब एक दूसरे के अंदर इंटर कर जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी ओवरलैपिंग होती है, जब भी दो एटम कंबाइन होते हैं तो उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ यानी कि जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो ये जो टर्म्स है एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग जो पार्शियल मर्जिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग। अब देखिए the extent of overlapping is directly proportional to the strength of covalent bond, that is it is dependent। ठीक है, यानी कि जो ओवरलैप हो रहे हैं आपके ऑर्बिटल्स, तो ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर, यानी जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, Which type of bond is present between hydrogens in hydrogen molecule। तो देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए क्या होता है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होता है एक सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर अलग अलग टाइप के ओवरलैपिंग हमें देखने मिलते हैं, और अगेन पाई बॉन्ड क्या है, तो
सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर हम जो देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस स्लाइड में बस हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही बात करेंगे, उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के भी अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं ओवरलैपिंग के, जैसे कि एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एसएस ओवरलैपिंग हमें देखने मिलती है, जो कि जिस ओवरलैपिंग को हेड ऑन या फिर एंड टू एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर आपको जो ओवरलैपिंग देखने मिलेगी वो हेड ऑन और एंड टू एंड, जिसे हम एक्सियल ओवरलैप कहते हैं, ये आपको देखने मिलेगी। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ से आपको ओवरलैपिंग देखने मिलेंगे। किस तरीके से, तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, तो दो हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन होते हैं तो इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि इनके एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा ओवरलैपिंग होगी उसे हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, देन उसी तरीके से अगर एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल जब एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, चूंकि देखिए हमने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन या फिर एंड टू एंड टाइप, जिसे एक्सियल ओवरलैप कहा जाता है, यही हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के इस पार्ट से हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये हेड वाला पार्ट जो है इनका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ओवरलैप होगा ये एसपी ओवरलैप होगा। देन पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप में क्या होगा, अगेन हेड ऑन तो होगा ही और एंड टू एंड होगा, और जिसे एक्सियल ओवरलैप कहते हैं। लेकिन इनका क्या होगा, हेड ऑन यानी ऊपर की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो बलून लिए गए हैं, तो ये बलून का एंड पार्ट से नहीं मैच हो रही है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, बल्कि ये हेड ऑन यानी इस वाला पार्ट और इस वाले पार्ट का यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो जिसे हेड ऑन कहा गया, क्योंकि ऊपर की तरफ से ओवरलैप हो रहा है। तो जब भी दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे और उनमें हेड ऑन आपको ओवरलैपिंग देखने मिलेंगी, तो उसे हम कहेंगे पीपी ओवरलैप। ठीक है, तो सबसे जो जिसकी सबसे कम जो यहाँ पर जिसकी स्ट्रेंथ होती है, सबसे वीक जो होता है वो एसएस ओवरलैपिंग होता है, देन एसपी ओवरलैप होता है, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है ये पीपी ओवरलैप होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में पूछा गया है कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें हमें एसएस ओवरलैपिंग देखने मिलती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स। तो देखिए पाई बॉन्ड में क्या होता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज, हेड टू हेड टाइप या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो जैसे कि पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग आपको देखने मिलती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि देखिए पाई कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, तो उसी को देखकर इन्होंने यहाँ पर ये टाइप निकाला है। तो यहाँ पर पाई पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड कब बनेगा, ये साइड साइड से जिस तरीके से ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से होते हेड ऑन होता या फिर एंड टू एंड होता, तो ये सिग्मा बॉन्ड में होता। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज, ठीक है, साइड से ओवरलैप हो रहे हैं ऑर्बिटल, जिसे पी पी ओवरलैप कहा जाता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स जनरली ऐसा साइड वाइज आपको पी ऑर्बिटल्स में देखने मिलेगा, और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन भी। A pi bond again is a type of covalent bond in which internuclear axes of the atoms are parallel to each other for sidewise overlapping। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। ठीक है, जब भी पाई बॉन्ड में जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो आपको जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देखने मिलेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। द बॉन्ड फॉर्म हियर इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये देखिए ये पैरेलल होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। ठीक है, दोनों एटम के न्यूक्लियस से वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, यही बताया गया है। बहुत सिंपल है, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा में एक्सियल, एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, which of the following is a positive overlap which leads to the bonding। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, कौन सा एक ऐसी फिगर है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है जिसकी वजह से बॉन्डिंग फॉर्म होगा।
तो देखिए क्या होता है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप ये कई तरीके से होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप या फिर जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप एक ही फेज में, जैसे कि क्या होता है पॉजिटिव में ओवरलैप कैसा वाला होगा, फेज एंड ओरिएंटेशन जो है स्पेस में दोनों सेम होगा। तो जब भी देखिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं और सेम ओरिएंटेशन हो उनका, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, जिसे इन फेज भी ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, इन फेज ओवरलैप। अब नेगेटिव ओवरलैप क्या आता है, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट फेज में होते हैं, उनके ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो, तो उस केस में हम कहेंगे वो जो ओवरलैप हो रहा है वो एक नेगेटिव ओवरलैप है। ठीक है, और नेगेटिव ओवरलैप को आउट ऑफ फेज ओवरलैप भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैप को आउट ऑफ फेज ओवरलैप भी कहते हैं। अब देखिए पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप क्या होते हैं, तो हम ये फिगर के थ्रू आप समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये फिगर है आपकी, यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैप बताया गया है, नेगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव पॉजिटिव में ये देखिए पॉजिटिव ऑर्बिटल्स देखिए यहाँ पर इस तरीके से होगा, s का पॉजिटिव ऑर्बिटल एंड p का पॉजिटिव ऑर्बिटल। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ये कहाँ से आया, तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वेव में किस तरीके से वेव होते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो वही वेव जो आपकी ट्रैवल कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं वेव के फॉर्म में, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो वही है पॉजिटिव ओवरलैप। तो देखिए जैसे कि पीएस ऑर्बिटल, यहाँ पर पीपी ऑर्बिटल, जो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड हो। ठीक है, तो ये सारे जो है ये पॉजिटिव ओवरलैप है। नेगेटिव ओवरलैप पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जब ओवरलैपिंग होती है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव ओवरलैपिंग है। ठीक है, और जब इस तरीके से हो कुछ, यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शन डी में देख रहे हो कोई ओवरलैप यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा, कुछ इस तरीके से हो रहा है, एक दूसरे से दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस पर है यहाँ पर ऑर्बिटल्स, तो इसे हम कहते हैं एक तरीके से यहाँ पर जीरो ओवरलैप है, यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ऑप्शन बी में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, तो लेकिन ऑप्शन सी में पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड में एक ही फेस में आपको, और इनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है ये भी सेम है, तो इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव ओवरलैप। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, when 2s 2s 2p 2p and 2p 2s orbitals overlap, the bond strength decreases in the order। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स किस वे में ओवरलैप हो रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होती है, ये हमें बताना है कि सबसे ज्यादा किस में होगी, देन उससे कम, एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो देखिए जब भी कोई ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो कुछ एक उनमें बॉन्ड स्ट्रेन होती है। देखिए हमने देखा था जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा उनका बॉन्ड स्ट्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल दोनों भी ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, देन सबसे वीक किसकी होगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए on the basis of extent of overlapping, greater the area of overlapping, greater is the strength of bond। ठीक है, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा एरिया उतना ज्यादा उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। जैसा कि हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में डायरेक्टली यानी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो since the area of overlapping is greater in case of PP due to dumbbell shape followed by SP then SS, then hence the bond strength decreases in order PP, SP and SS। देखिए क्या होता है, जैसे कि p ऑर्बिटल की हम बात करें तो कुछ इस शेप में होते हैं, p ऑर्बिटल डम्बल शेप में होते हैं और पैरेलल ओवरलैप होता है, तो इसकी वजह से इसमें जो ओवरलैप होता है सबसे ज्यादा होता है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। देन उसके बाद s और p में s और p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ओवरलैप होते हैं। ठीक है, जैसा हमने देखा हेड ऑन एस और पी ओवरलैप इस तरीके से होता है। देन उसके बाद पीपी ओवरलैप अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से, एसपी इस तरीके से और एसएस इस तरीके से होते हैं। अब होता क्या है, पैरेलल ओवरलैप यानी कि पीपी ओवरलैप जब होगा तो उसमें जो ओवरलैप होता है वो एरिया ज्यादा होता है, उसमें सबसे ज्यादा उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है उसमें, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हो रहे हैं। तो वही एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमें पीपी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ज्यादा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने मिलती है, देन पीएस एंड देन लास्ट
SS ऑर्बिटल में। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और एस से याद रखेगा स्ट्रॉन्ग, एस से याद रखेगा सिंगल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आपको जहाँ पे भी देखने मिलेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सिग्मा बॉन्ड जो है जैसे कि हमने कहा स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, एज वी नो दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ किस बेसिस पर डिसाइड कर जाती है? एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। द एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड देन इन अ पाई बॉन्ड। तो जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग वो बहुत स्ट्रांगली होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा फॉल्स, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है आपको वो फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, A positive overlap is same as। तो देखिए पॉजिटिव ओवरलैप को हम और क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव ओवरलैप को हम कहते हैं इन फेज ओवरलैप। इन फेज ओवरलैप क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है? जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में होता है या फिर सेम उनका सेम स्पेस में ओरिएंटेशन हो, तो उसे हम कहेंगे इन फेज, क्योंकि सेम फेज में है। आउट फेज हो या फिर नेगेटिव ओवरलैप, तो ये नेगेटिव ओवरलैप होता है आउट फेज और नेगेटिव। जीरो ओवरलैप का मतलब होता है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैप एक तरीके से क्या होता है? जब आपके जो पॉजिटिव एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो वो होता है आपका पॉजिटिव ओवरलैप। तो देखिए पॉजिटिव ओवरलैप रिजल्ट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्ड फॉर्म होता है when two p orbitals are in same phase, both the positive loops overlap, thus creating a positive overlap and result in the bond formation, thus it is called in phase overlap। क्या होता है जब भी दो फेज जो है फेसेस, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये एक लोब हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं एक लोब। तो एक लोब जब यहाँ पर दूसरे किसी एटम के लोब से कंबाइन होता है पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव ओवरलैप क्रिएट करे, तो उस बॉन्ड को पॉजिटिव पॉजिटिव से जो बॉन्ड क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे इन फेज ओवरलैप। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन फेज ओवरलैप। s orbitals are नॉन डायरेक्शनल बिकॉज ऑफ। तो देखिए s ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन क्यों नहीं होता है, उसका हमें रीजन पूछा गया है। तो देखिए s ऑर्बिटल क्योंकि इनका एक स्फेरिकल शेप होता है, क्योंकि हर एक जगह से आप देखोगे तो आपको एक स्फेरिकल ही शेप देखने मिलेगा, इनकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो क्या होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि बीच में न्यूक्लियस होता है और हर एक जगह से आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की इक्वल चांस होता है हर एक डायरेक्शन में। तो यही रीजन होता है जिसके वजह से यहाँ पर s ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। The orbitals are non-directional because of spherical symmetry. It implies that there is an equal chance of finding an electron in any direction at any given distance from the nucleus. ठीक है, तो हर एक जगह आपको इलेक्ट्रॉन देखने के इक्वल चांस मिलेंगे। स्फेरिकल, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्फेरिकल सिमेट्री है, तो कहीं से भी उनका जो आपको देखने मिलेगा शेप वो स्फेरिकल होगा, जो कि किसी उसका डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री। नेक्स्ट, which of the following is true for the formation of stable bonds according to valence bond theory? तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हम कब कहेंगे कि वो एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो रीजन होता है जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी कि देखिए कभी जो दो एटम है, ठीक है, ये दो एटम ओवरलैप हो रहे हैं और इतना डिस्टेंस है दोनों में, तो ये ठीक है हम कहेंगे ये लेस स्टेबल है। लेकिन ये इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है तो हम कहेंगे ठीक है ये मोर स्टेबल है। लेकिन ये इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के एकदम अंदर आ गया है। ठीक है, काफी अच्छा इनमें पेनिट्रेशन हो गया, लेकिन पार्शियल पेनिट्रेशन नहीं होगा। लेकिन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है ये हम कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो रहा है इनके बीच में जो बॉन्ड है ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो ग्रेटर द ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल उतना ज्यादा उनका
बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, जो बॉन्ड बन रहा है और जो कंपाउंड बनेगा और जो बॉन्ड बन रहा है वो स्टेबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, यानी जितना ज्यादा दो एटम एक दूसरे के जितना करीब हो गया, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, जितना उनमें क्लोजनेस होगी। ठीक है, जितना ज्यादा वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होंगे, जितना क्लोज होंगे एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे, तो उतना ज्यादा वो उनका बॉन्ड जो है ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। यस, इलेक्ट्रॉन जैसे कि देखिए क्या होता है, ये मान लो ये एटम ए है और ये एक एटम बी है, तो ये जब एटम ए एटम बी जब यहाँ पर क्या होते हैं, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। पेयरिंग किस तरीके से होती है, जैसे कि हमें पता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फील होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, देन इसके बाद इनकी पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग कैसी होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो अपोजिट स्पिन होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन होगी। तो ये भी इसका ये भी रीजन है जिसकी वजह से हमें स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द p ऑर्बिटल इज इन द शेप ऑफ। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन बताना है कि p ऑर्बिटल का शेप किस तरीके से होता है। तो देखिए p ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये डम्बल होता है। तो डम्बल क्यों होता है, देखिए क्या होता है, क्योंकि उसमें टू लोब्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक लोब और ये एक दूसरा लोब, तो एक डम्बल शेप होता है। डम्बल के भी दो साइड्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से दो लोब। तो p शेप का जो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल है। स्फीयर जो होता है ये आपका एस ऑर्बिटल का होता है। स्फीयर जैसे कि सिर्फ इस तरीके से गोल एक शेप, राउंड शेप, तो ये स्फीयर शेप एस ऑर्बिटल का था। p का डम्बल शेप, तो डम्बल शेप क्यों होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बल इसलिए होता है बिकॉज इट हैज टू लोब्स दैट आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये एक इस तरीके से ये यहाँ पर लोब होता है और दूसरा लोब इस तरीके से, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये लोब जो है दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल की तरह होता है, तो इसीलिए डम्बल शेप होता है p ऑर्बिटल का शेप। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, according to VBT the direction of a bond which is formed due to the overlapping will be। तो देखिए क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग किस वजह से, जब बॉन्ड का डायरेक्शन एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी बॉन्ड बनता है तो किस वे में बनता है, कि किस वे में ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, हमारे ऑर्बिटल्स का, तो उस वे में किस डायरेक्शन में है। तो देखिए कब होता है, कब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कब हमारे ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर बॉन्ड बनाते हैं, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑर्बिटल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए, तब जाकर के जो बॉन्ड्स जो है फॉर्म होते हैं और हमें मॉलिक्यूल देखने मिलता है। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्म विल बी इन that direction in which the orbital are concentrated। ठीक है, for example when 2px orbital overlap the bond form along the x-axis। ठीक है, तो px ऑर्बिटल हम देखते हैं कुछ इस तरीके से ओवरलैप होते हैं, यानी जो px ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं x-axis के अलोंग, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन देखने मिलता है। तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए सो दैट के ऑर्बिटल जो है सेम डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन देखना मिले। तो इसीलिए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What do you think is the number of sigma bonds in an ethene molecule? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इथीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इथीन, ठीक है, C2H4, इथीन होता है C2H4, तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ से तो एक C से 2 हाइड्रोजन अटैच है और दूसरे C से भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो इस तरीके से इथीन का फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जैसे कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, जो भी सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी एटम्स के बीच में वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर CH ये सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो हमें समझ गए कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अब क्या होता है, C डबल बॉन्ड C में भी यहाँ पर जो पहला एक बॉन्ड है ये आपका ये सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा वाला जो होगा ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है,
कितने भी बॉन्ड, डबल ट्रिपल, तो उसमें जो आपका पहला कोई भी एक बॉन्ड आप ले लो उसमें, और वो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो उस तरीके से ये तो चारों जो सिंगल बॉन्ड है ये, और फिफ्थ वाला जो है ये आपका ये वाला बॉन्ड होगा। ठीक है, तो टोटल जो है इथीन मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ इथीन मॉलिक्यूल इज C2H4. There is one sigma bond between two carbons atom and two sigma bonds between each of carbon and the hydrogen bond. जैसे कि हमने देखा कि ये कार्बन कार्बन में, जैसे कि यहाँ पर बोला है, टू कार्बन एटम्स में टू सिग्मा जो सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन ईच कार्बन। ठीक है, ये एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है आपका। तो टोटल इस तरीके से 5 हो गया। 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दी टू कार्बन एटम, और ये वाला जो बॉन्ड है ये तो सिग्मा हो गया, और ये सेकेंड वाला बॉन्ड ये आपका पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड पूछता है इस क्वेश्चन में तो एक ही पाई बॉन्ड होता है आपका, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है इथीन मॉलिक्यूल में टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। सो दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।